गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम करने वाले हैं 11 जनवरी के द इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर का एनालिसिस। और अगर किसी को भी ये जो न्यूज़पेपर का एनालिसिस हम कर रहे हैं इसका पीडीएफ चाहिए तो वो मेरे टेलीग्राम चैनल जो कि कमेंट बॉक्स के अंदर जिसका लिंक आपको मिलेगा उसको जाकर ज्वाइन कर लीजिए। डेली का वहाँ पर द हिंदू प्लस जो इंडियन एक्सप्रेस का न्यूज़पेपर का एनालिसिस होता है, ये वीडियो में जो आप पीपीटी देख पा रहे हैं ये आपको डेली वहाँ पर मिलती है विद आर्टिकल विद माइंड मैप दोनों के लिए। तो जल्दी से जाइए उसको ज्वाइन कर लीजिए पहले। और चलिए शुरू करते हैं। तो पहला आर्टिकल जो है वो है मिसिंग ए मैरीटाइम डॉक्ट्रिन। देखिए पेज नंबर 1 से लेके पेज नंबर एडिटोरियल तक कोई खास आर्टिकल थे नहीं। जो आर्टिकल कॉमन थे वो आर्टिकल मैं यहाँ पर छोड़ रही हूँ क्योंकि वो मैंने द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस में बहुत डिटेल में उनको करवा दिया है। तो इसीलिए हम शुरू करते हैं इंपॉर्टेंट आर्टिकल से। लिखा गया है अरुण प्रकाश के द्वारा। बात करें कि कैसे मालदीव्स के जो फ्रेम्स हैं उनको सागर एज अ टूल की तरह इंडिया की रीजनल डिप्लोमेसी में लाने की ज़रूरत है। टाइटल अगर देखें तो बोल सकते हैं कि कहीं ना कहीं जो इंडिया है उसके अंदर एक मैरीटाइम डॉक्ट्रिन मिसिंग है। एक डॉक्ट्रिन क्या होता है? सिद्धांत, यानी कि जो मैरीटाइम है यानी कि जो आपका सिद्धांत होना चाहिए पानी से जो मैरीटाइम होता है उसके लिए एक डॉक्ट्रिन आपकी होनी चाहिए, वो यहाँ पर मिसिंग है। और इसी वजह से इंडिया को एक स्ट्रोंगर सागर विजन की ज़रूरत है। क्यों ज़रूरत है स्ट्रोंगर सागर विजन की, वो अब हम देखेंगे। और सागर क्या है वो भी देखेंगे। देखिए आर्टिकल जो है ना वो ये डिस्कस कर रहा है कि कैसे जियो पॉलिटिकल डायनमिक्स जो है वो इंडियन ओशन के रीजन के अंदर काफ़ी ज़्यादा ग्रो कर रही हैं, इवॉल्व हो रही हैं। और उन्हीं इवॉल्विंग प्रोसेस के साथ साथ यहाँ पर इंडिया के लिए एक अर्जेंट नीड दिखाई दे रही है कि वो खुद की एक मैरीटाइम डॉक्ट्रिन यहाँ पर बनाए। तो ये एक इम्पोर्टेंस यहाँ पर दिखाई दे रही है। कह रहे हैं कि जो डॉक्ट्रिन होगी ना ये बहुत ही क्रूशियल टूल होने वाला है। इंडिया का क्या होने वाला है? औजार होने वाला है, बहुत ही और इम्पोर्टेंट होने वाला है जब इंडिया की रीजनल डिप्लोमेसी की बात आएगी। जब इंडिया अपनी रीजनल डिप्लोमेसी को यहाँ पर लेके आना चाहता है तब ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है इंडिया के लिए। सबसे पहले हम देखेंगे कि क्यों ये अगेंस्ट जो नेबरहुड वगैरह इसके लिए हमें बनाने की ज़रूरत ही क्यों हो रही है। वाई द नीड क्यों महसूस हो रही है इसको बनाने की। तो पहला यहाँ पर कारण है चाइनाज इन्फ्लुएंस इन पाकिस्तान रोल। देखिए क्या बात हो रही है कि एक इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट दिया है ना आर्टिकल में कि किस कैसे जो ये चाइना है वो इन्फ्लुएंस कर रहा है रीजन को। हमें पता है चाइना अपना एक बोल्ट एंड दिस क्या है ये ब्री राइट बोर्डन एंड रोड इनिशिएटिव यहाँ पर चला रहा है। उसी के साथ में चाइना जो है एक पल्स भी बोलते हैं इसको, डायमंड्स ऑफ पल्स करके, कि जहाँ पर हमें इंडियन यहाँ पर ओशन दिखता है जितने भी अलग अलग जो और जगह है वहाँ पर चाइना अपना एक एक करके इसको बाउंड्री की तरह हमारा जो एरिया है उसको यहाँ पर घेर रहा है। तो ये भी चाइना का दिखाई दे रहा है। क्यों घेर रहा है ये वो जाने। अब ठीक है इंडिया को वो काउंटर करना चाहता है, इंडिया से ज़्यादा सक्सेसफुल रहना चाहता है, ज़्यादा पावरफुल रहना चाहता है। इंडिया को बताना चाहता है कि कभी भी अटैक हो गया तो मैं चारों तरफ से कर सकता हूँ। तो ये सारी चीज़ें हमले की तरह दिखाना चाहता है। इसी तरह वो काम कर रहा है और ये इंडिया के ऊपर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है कि वो अपनी सिक्योरिटी को ध्यान में रखते हुए जो उसके नेबर्स हैं उनके साथ यहाँ पर अपना कोऑर्डिनेशन ठीक से रखे ताकि चाइना का ज़्यादा इन्फ्लुएंस यहाँ पर नेबरहुड के अंदर दिखाई ना दे। ये इंडिया के ऊपर है। फिर हम देखते हैं कि कहीं ना कहीं पाकिस्तान का भी रोल इसी में है। पाकिस्तान तो हमें पता है कि चाइना के साथ दुश्मन का दुश्मन दोस्त हो जाता है। तो पाकिस्तान और चाइना यहाँ पर फ्रेंड बने हुए हैं। और जो मालदीव्स का हम करंट का सिनेरियो देख रहे हैं, ये मालदीव्स के अंदर जो नए प्रेसिडेंट बने और वो प्रो चाइना हो गए हैं। और 60 साल से लगभग 60 साल से हमने अपनी जो डिप्लोमेसी बनाई हुई थी यहाँ पर मालदीव्स के साथ में उसको इन्होंने पीछे की तरह धकेल दिया है। तो ये चीज़ें हमें दिखाई देती है। सेकंड हम देखेंगे कि मालदीव्स की इम्पोर्टेंस क्या है। देखिए एक स्ट्रेटेजिक इम्पोर्टेंट हो जाता है मालदीव्स इंडिया के लिए। क्यों हो जाता है स्ट्रेटेजिक इम्पोर्टेंट? क्योंकि इंडिया की इंटरनल सिक्योरिटी, दो चीज़ें। पहली बात तो क्या है? इंटरनल सिक्योरिटी। इंटरनल सिक्योरिटी के लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। दूसरी बात है कि जो मालदीव्स है ना वो बहुत ही कम दूर है इंडिया से, जस्ट 70 नॉटिकल माइल्स। और कोई भी एरिया इंडियन ओशन, इंडिया का एरिया कौन सा माना जाएगा? यानी कि वो समुद्री
ऐसी चीज़ें जो हमारे 200 नॉटिकल माइल्स के अंदर आती हैं, हमेशा समुद्र को नॉटिकल माइल में मापा जाता है। तो जो 200 नॉटिकल माइल्स के अंदर आएगा उसके अंदर इंडिया कुछ भी कर सकता है, एनर्जी बना सकता है, जी बना सकता है, उसके अंदर इंडिया फिशिंग कर सकता है, एनीथिंग। ये जो समुद्र का जो ये 200 नॉटिकल माइल्स माने जाते हैं, ये माने जाते हैं किसी कंट्री के, तो ये तो बहुत नियर है, 17 नॉटिकल माइल्स है। अगर यहाँ से कोई सबमरीन पे आके हमला करना चाहे तो इंडिया के तो बहुत ही ज़्यादा हमला बहुत अच्छे से कर पाएगा वो। तो इसी वजह से इंडिया के लिए दोनों तरीके से, ज्योग्राफी के टर्म्स में भी प्लस जो सोशियो कल्चरल टाइज है उसके लिए भी जो मालदीव्स है वो इम्पोर्टेंट यहाँ पर हो जाता है, कल्चरल टाइज के लिए भी। और इसी वजह से मालदीव्स के साथ जो शेयर्ड वैल्यू है, हमारी जो शेयर्ड इंटरेस्ट हैं, उनको यहाँ पर देखना है। देखिए लगातार अब यहाँ पे बॉयकॉट मालदीव्स चल रहा है, लेकिन इसके अलग से जो डिप्लोमेसी का इतना ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ रहा है दोनों देशों की कंट्रीज़ पे, हमें इस रिश्तों को सुधारना चाहिए, ना कि और ज़्यादा बिगाड़ने की यहाँ पर ज़रूरत है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि एक बहुत स्ट्रॉन्गर सागर विजन की ज़रूरत है। सबसे पहले सागर है क्या? ये जो सागर विजन है ना, ये 2015 के अंदर नरेंद्र मोदी जो हमारे यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने इस आइडिया को आउटलाइन किया था। और इस सागर का मतलब होता है, इससे यहाँ पर बनता है आपकी सिक्योरिटी, यानी कि सागर यानी कि समुद्र के अंदर सिक्योरिटी का ध्यान रखना है। ए से आपका होगा यहाँ पर ऑल, जितना भी पूरा का पूरा रीजन है। उसके बाद हम देखेंगे एंड यहाँ पर ऑल, और जी से बनेगा ग्रोथ, कि पूरा जितना रीजन है उसकी हमें सिक्योरिटी करनी है, ग्रोथ करनी है। और आर से क्या बनेगा, ये जो रीजन है, तो पूरे के पूरे रीजन के लिए हमने सिक्योरिटी का यहाँ पर ध्यान देना है, और उसके अलावा और भी चीज़ों के ऊपर यहाँ पर इम्पोर्टेंस ध्यान देना है, तो रीजन का भी यहाँ पर ध्यान देना है। तो ये पूरा का पूरा एक विजन था, ताकि जो हमारी जो एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस है, जैसे कि चाइना का यहाँ पर इन्फ्लुएंस है, उसको क्या किया जा सके, काउंटर किया जा सके। हम क्या करें, अपनी एक ऐसी पॉलिसी बनाएं जो पॉलिसी इंडिया की जो सिक्योरिटी है और इंडिया की जो प्रॉस्पेरिटी है, उन दोनों चीज़ों को यहाँ पर सेफगार्ड कर सके, राइट। तो ये सेफगार्ड के लिए इसको बनाया गया है। चलिए, अब यही है कंक्लूजन में हम क्या कर सकते हैं। इस आर्टिकल में यहाँ पर ऑथर आखिर में बताते हैं कि कैसे जो प्राइम मिनिस्टर है उन्होंने जो कोइंड किया था, एक स्लोगन यहाँ पर दिया था जो कि था सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन, जिसका एक्रोनियम ही यहाँ पर सागर बन जाता है। तो इसी वजह से इस चीज़ पे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करना चाहिए, ताकि दोनों बोथ मैरीटाइम एंड जो कॉन्ट्रोवर्शियल अभी यहाँ पर चल रही है कॉन्ट्रोवर्सी, उसको यहाँ पर रोका जा सके। दूसरी बात है, इंडिया को अपनी लीडरशिप जो है उसको रोल को यहाँ पर निभाते रहना चाहिए। प्लस जो सस्टेनेबल ग्रोथ है, हमें क्या करना चाहिए, सस्टेनेबल ग्रोथ की तरफ ही ध्यान रखना चाहिए। और जो ये इशू हो रहा है उसको जितना हो सके उतना कम आगे बढ़ना देना चाहिए, उसको फ्यूल नहीं देना चाहिए कि आग में घी डालने का काम मत कीजिए। वो पहले ही हमसे अगेंस्ट हो चुके हैं, हम समझते हैं सारी चीज़ों को, लेकिन उनको और अगेंस्ट ना बनाएं। नेक्स्ट हम चलते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। ये आर्टिकल लिखा गया है ए प्लान टू मेजर बाय बिबेक दिब्रॉय। देखिए, बिबेक जो जी हैं ये प्राइम मिनिस्टर के हमारा जो काउंसिल है उसके अंदर इकोनॉमिक सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं। तो इकोनॉमिक एडवाइज़र ये हैं, प्राइम मिनिस्टर की काउंसिल के अंदर एडवाइजरी करते हैं। और उन्होंने ये एक आर्टिकल लिखा है जो कि बात कर रहा है लॉजिस्टिक्स के ऊपर। तो लॉजिस्टिक्स क्या होता है, सबसे पहले कि लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स है क्या, और ये रिपोर्ट क्या आ रही है कि एक लॉजिस्टिक्स सेक्टर जो है इंडिया के अंदर उसने काफ़ी सिग्निफिकेंट ग्रोथ और अचीवमेंट यहाँ पे लाई है। क्योंकि अभी जो ये इंडेक्स यहाँ पर आया है बन के, जिसको कौन बनाता है, वर्ल्ड बैंक। देखिए, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है प्रीलिम्स के हिसाब से, आपसे सवाल पूछा जाएगा प्रीलिम्स में कि ये बनाया गया था IMF के द्वारा, ऐसे डायरेक्टली नहीं आएगा, लेकिन स्टेटमेंट एक आएगी, उसमें आपको ध्यान देना है कि नहीं, ये तो वर्ल्ड बैंक निकालता है। कब निकालता है, हर साल निकालता है। चलिए, अब 100 यहाँ पर 139 कंट्रीज़ हैं, उनमें से जो इंडिया के रैंक है वो रैंक यहाँ पर 38 निकल कर आ चुकी है। 2023 का ये डाटा यहाँ पर आया था। और ये जो लॉजिस्टिक्स कॉस्ट है, इसमें क्या क्या लिया जाता है, देखिए इसमें 14 से 18% की एस्टिमेशन लगाई है कि इंडिया की GDP यहाँ पर इस हिसाब से ग्रोथ कर रही है, कॉस्ट उसकी हो रही है लॉजिस्टिक्स के अंदर, उसकी कॉस्ट यानी खर्च कितना आ रहा है
कि 14 से 18% इंडिया की जो ग्रोथ है, जीडीपी जो है उसका यहाँ पर खर्च हो रहा है। अब हम देखें कि लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स तो कह दिया, लेकिन लॉजिस्टिक खुद में क्या है? लॉजिस्टिक्स आपके होते हैं, आप जो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट करते हो उसका जो डाटा होता है उसे बोलते हैं लॉजिस्टिक्स, ठीक है। एक्सपोर्ट और एक्सपोर्ट का हम जो ट्रेड करते हैं और उसके बीच का जो काम है, कैसे आपके पुल हैं, किस प्रकार का आपका इंफ्रास्ट्रक्चर है, वही होता है। इसी के लिए जो लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स है ना, इसको ध्यान से अगर आप समझ लेंगे तो आपका मेंस का क्वेश्चन तो होगा ही, लेकिन यहाँ पर प्रीलिम्स के आपका कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट। और इसीलिए मैं कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी इसमें ऐड करने वाली हूँ प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो आर्टिकल में नहीं दिया गया है। तो समझिए इसको, जो ये एलपीआई है, आपसे हम इसको क्या बोलेंगे? एलपीआई। एलपीआई जो है वो सभी कंट्रीज़ को यहाँ पर रैंक देता है उनकी प्रोफेंसी के हिसाब से, कि उनकी प्रोफेसियंसी कैसी है कस्टम्स के अंदर, कस्टम में वो कैसा काम कर रहे हैं, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, यहाँ पर इंटरनेशनल शिपमेंट्स में वो कैसे काम करते हैं, लॉजिस्टिक कॉम्पिटेंस कैसा है कि वो कॉम्पीट कितना कर पा रहे हैं दूसरी कंट्रियों से, फिर ट्रैकिंग और ट्रेसिंग कितनी कर पाते हैं, अगर उनका कोई सामान यहाँ पर निकल चुका है तो दूसरी कंट्री को क्या वो इन्फॉर्मेशन टाइम टू टाइम दे पाते हैं, ट्रैक कर पाते हैं, ट्रेस कर पाते हैं कहाँ पर उनका शिप अभी फिलहाल में है, और टाइमलेसनेस कि टाइम पे वो कितना चीज़ों को एक दूसरे से दूसरी जगह पर पहुँचा पाते हैं। इस हिसाब से जो परफॉर्मेंस है उसको यहाँ पर लिया जाता है। और फिर हम देखेंगे कि ज़्यादातर जो ये परफॉर्मेंस है ना, ये 6 एरियाज़ में ही ज़्यादा फोकस करता है। पहला एरिया क्या है, ऊपर हम देख चुके हैं कि कस्टम्स की एफिशिएंसी। देखिए जो कस्टम की एफिशिएंसी होती है ना, इसमें जो कस्टम है उनकी एफिशिएंसी, उनकी गुणवत्ता पर ध्यान दिया जाएगा, जैसे कि स्पीड पर यहाँ पर ध्यान दिया जाएगा, सिंपलिसिटी की कितने सिंपल तरीके से आप उस काम को करवा रहे हो, ज़्यादा कॉम्प्लेक्स तो आपने नहीं बना के रखा है। फिर हम देख पाएंगे कि इसके बाद में यहाँ पर प्रेडिक्टिबिलिटीज़ की भी बात होती है कि क्या दूसरा इंसान यहाँ पर प्रिडिक्ट कर पाएगा कि आपकी जो फॉर्मेलिटीज़ है उनको ठीक से समझ पा रहा है, नहीं समझ पा रहा है। दूसरा हम इंडिकेटर यहाँ पे देखेंगे जो कि क्वालिटी ऑफ ट्रेड का। देखिए जो क्वालिटी ऑफ ट्रेड है या फिर ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके ऊपर भी यहाँ पर इनको मार्क्स दिए जाते हैं। तो ठीक है, अब इसमें क्या क्या देखा जाएगा कि क्वालिटी कैसी है, रोड कैसे है, पोर्ट कैसी है, रेलवे कैसी है, उसको वहाँ तक पहुँचाने के लिए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का कितना यहाँ पर इस्तेमाल किया जा रहा है, यानी कि आईटी का कितना इस्तेमाल यहाँ पर हो रहा है, स्मूथ हो रही हैं चीज़ें, नहीं हो रही है, एफिशिएंट है लॉजिस्टिक्स ऑपरेशन या नहीं हो पा रहे, तो इसके हिसाब से मार्क्स मिलते हैं। फिर थर्ड हम देखेंगे कि ट्रैक के ऊपर कैसे काम करता है, कि ट्रैक और ट्रैक्स कितना कर पाते हैं यहाँ पर। देखिए इसमें यही है कि एबिलिटी क्या है, कि आपका गुड्स कहीं पे जर्नी पे जा रहा है प्रोड्यूसर टू कंज्यूमर, तो उसको ट्रेसिंग कितनी हो रही है, वो किस जगह पर पहुंच चुका है, ये कितना, क्या दोनों ही कंट्रीज़ को यहाँ पर पता चल रहा है, नहीं पता चल रहा है। फिर हम देखते हैं कि एक डोमेस्टिक यहाँ पर लॉजिस्टिक्स कॉस्ट निकल कर आती है, टाइमलेसनेस, इसमें क्या निकल के आता है कि कॉस्ट कितनी लगी है, स्पीड कितनी लगी है, शिपमेंट डोमेस्टिकली कितने अच्छे से काम करता है, यानी कि आप बाहर तो हो सकता है अच्छे से भेज रहे हो, आपने इंडिया से यहाँ पर भेज दिया है यूएसए में, वो तो आपने बहुत अच्छे से किया सब कुछ, लेकिन आप इंडिया को स्टेट टू वाइज स्टेट से दूसरी तरफ कैसे कर पा रहे हो, तो उस पर भी यहाँ पर मार्क्स दिए जाते हैं कि आप अपनी कंट्री में भी ध्यान रख रहे हो, सारी चीज़ों का नहीं लिख रहे हो। उसके बाद लास्ट होता है कि आपका जो शिपमेंट है वो डिलीवरी टाइम पे पहुँच पाया है या नहीं पहुँच पाया है, यानी कि रिलायबिलिटी का यहाँ पर ध्यान रखा जाता है कि आपके ऊपर कितना ज़्यादा रिलायबल हुआ जा सकता है, और ये मेजर ध्यान रखते हैं टाइम को बाउंड करके। फिर स्कोर कैसे दिए जाते हैं, स्कोर यहाँ पर 1 से लेकर 5 पॉइंट तक के बीच में मिलता है, यानी कि हर पॉइंट जो मैंने 6 आपको ऊपर बताया उसमें से हर एक पॉइंट को या तो 1 मिलेगा या फिर यहाँ पर 5 मिलेगा। आप इसको स्टार से भी याद कर सकते हैं कि 1 to 5 स्टार यहाँ पर हाईएस्ट होता है। और इसमें क्या होता है, चैलेंजेस को आइडेंटिफाई किया जाता है, अपॉर्चुनिटीज़ का ध्यान रखा जाता है लॉजिस्टिक सेक्टर में, फिर कंट्रीज़ को कंपेयर करना होता है, करना होता है दूसरे कंट्रीज से, ताकि वो बेस्ट प्रैक्टिसेस जो है उनको यहाँ पर अडोप्ट कर सके। और इसके अलावा जो एलपीआई है वो एक कंट्री की पोजीशनिंग को यहाँ पर दिखाता है कि ग्लोबल लॉजिस्टिक लैंडस्केप जो है वो यहाँ पर इंसाइट कैसे कर रहा है, कैसे ज़्यादा ट्रेड को यहाँ पर अट्रैक्ट किया जा सकता है। खैर ये था सब कुछ हमारा लॉजिस्टिक्स परफॉर्मेंस इंडेक्स क्या होता है। नेक्स्ट हम चलते हैं नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी के ऊपर। देखिए जो विजन है नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी का, उसका सिर्फ एक ही नज़रिया, उसका सिर्फ एक ही एम है, वो है कि जो खर्च आता है, कॉस्ट आता है, उसको यहाँ पर रिड्यूस किया जा सके, कम
कम किया जा सके, लेकिन इसके साथ साथ हमें ग्लोबल जो बेंचमार्क है उसको भी कम नहीं करना है। यानी हम खर्च तो कम कर रहे हैं, लेकिन जो ऊपर ग्लोबली बेंचमार्क रखे गए हैं कि आपको क्वालिटी कम नहीं करनी है, तो ये एक बहुत ही ज़्यादा विजन यहाँ पर है हमारे लिए। और इसी वजह से इसके साथ ही हमें और क्या करना है, हमारी जो LPI की रैंकिंग है उसको और ज़्यादा बढ़ाना है। टॉप 10 कंट्रीज़, टॉप 5 कंट्रीज़ के अंदर उसको लेके आना है। अभी हम कितने पे आते हैं, 39 पे, तो उसको बढ़ाकर हमें ऊपर जाना है। और एक डाटा ड्राइविंग डिसीजन सपोर्ट सिस्टम बनाना पड़ेगा। जैसे कि हमारे यहाँ पे क्या कमी है कि रिलायबिलिटी की, ट्रेसिंग की, तो ये इसी वजह से इसमें एक ही चीज़ काम आ सकती है, वो है डाटा ड्राइवन, कि हम अपने डाटा को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दें, उस पर ध्यान दें अच्छे तरीके से, रिपोर्ट टू रिपोर्ट दिखाएं, सपोर्ट दिखाएं एफिशिएंट दिखाने के लिए, ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि एस्टिमेट करना, लॉजिस्लेटिव कॉस्ट का एस्टिमेट अगर यहाँ पर करते हैं तो वो अलग काम के लिए अलग अलग आता है। देखिए परफॉर्मेंस में भी निकाले तो कोई चीज़ यहाँ पे मान लीजिए टेक्सटाइल भेज रहे हो तो उसका आपका खर्चा कम आएगा, लेकिन आप एक चीज़ में वेजिटेबल को भेज रहे हो तो उसमें आपको उन चीज़ों को यहाँ पर 20-25 दिन की जितनी भी जर्नी होती है उसके लिए संभाल कर सेफ भी तो रखना पड़ेगा ना, तो उसके लिए आपको एक्स्ट्रा खर्चा करना पड़ेगा, उसके लिए आपको फ्रिज का, टेम्परेचर का, बहुत सारी चीज़ों को यहाँ पर स्पेंड करना पड़ेगा। तो ये एस्टिमेटिंग कॉस्ट जो होती है वो अलग अलग निकल के आती है। हालांकि रिपोर्ट ने काफ़ी ब्रॉड कॉस्ट परसेंटेज को दिखाया, यानी कि नंबर्स क्लियरिटी से यहाँ पर नहीं दिखाए गए। इसी वजह से अगर नंबर्स में थोड़ी और क्लियरिटी होती तो शायद इंडिया की यहाँ पर जो पोजीशनिंग थी वो और ऊपर यहाँ पर जाती, ऐसा इनका बोलना है। फिर हम देखते हैं कि NCARE की रिपोर्ट क्या बोलती है यहाँ पर लॉजिस्टिक्स कॉस्ट के ऊपर। देखिए NCAR जो है यहाँ पर एक रिपोर्ट दिलवाते हैं जो कि करेक्ट मेथडोलॉजी की बात करिए, क्लियर मेथडोलॉजी की बात करिए, बिल्कुल स्पष्ट तरीके से। मेथडोलॉजी क्या होता है, जिस मेथड से आपने कोई चीज़ यहाँ पर ग्रहण की है, यानी कि आपने एक मेथड लिया कि यहाँ से एक चीज़ को उठाना है, इसको यहाँ पर रखना है, ये क्या है, मेथड। आपने पहले इस चीज़ को लिख दिया, तो ये होती है मेथडोलॉजी। और ताकि इससे हिसाब से जो एस्टिमेट कर सकते हैं कितना कॉस्ट आएगा और फिर कॉस्ट को कैसे ओवर टाइम के साथ चलते चलते उसको कैसे कम किया जा सकता है। नेक्स्ट हम देखते हैं जो कि है इम्पैक्ट ऑफ स्टेट ऑन लॉजिस्लेटिक। देखिए अलग अलग स्टेट का क्या क्या इम्पैक्ट है। जो जो यहाँ पर लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस है इंडिया की तरफ से, वो बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस की गई है इंडिविजुअल स्टेट के ऊपर, जैसे कि जिसकी वजह से क्या होता है, हाईलाइट भी किया गया है लेड्स के अंदर, यानी कि लॉजिस्टिक्स इज अक्रॉस डिफरेंट स्टेट रिपोर्ट में, कि अलग अलग स्टेट, गुजरात जैसे, मुंबई जैसे, उनकी मान लीजिए यहाँ पर परफॉर्मेंस हाई है। फिर हम देखते हैं कि जो कोलकाता जैसे स्टेट्स हैं उनकी यहाँ पर डाउन गई हुई स्टेट्स नहीं, जो कोलकाता में मतलब वेस्ट बंगाल का जो टिप वाला पोर्शन है या उधर का जो और जो पोर्ट है वहाँ पर, तो इसी वजह से इन दोनों तरफ से काम करना पड़ेगा। एट द एंड हम समझते हैं कोस्टल स्टेट एंड उनके लॉजिस्टिक्स को। देखिए कोस्टल स्टेट है ना, वो बहुत ही क्रूशियल रोल निभा रही है लॉजिस्टिक सेक्टर के अंदर। क्यों निभा रही है, क्योंकि हमें पता है कोस्ट ऐसी जगह है जहाँ से एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट होता है, दोनों चीज़ें यहीं से होती है। कोस्ट क्या होता है, जो पानी से लगता हुआ आपकी स्टेट है, यानी कि जिनके दूसरी तरफ क्या है, समुद्र है, ओशन है, वहीं से तो होगा ना, शिप के थ्रू ही तो यहाँ पर ज़्यादा एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट होता है। तो इसी वजह से हमें समझ में आता है कि काफ़ी क्रूशियल रोल यहाँ पे निभा रही है। और ये जो एक्सपोर्ट कार्गो है, क्योंकि ये बहुत बड़ा पोर्शन इसका कार्गो के थ्रू यहाँ पर जाता है, तो परफॉर्मेंस जो है इन स्टेट्स की वो डायरेक्टली इम्पैक्ट करती है ओवरऑल लॉजिस्टिक एफिशिएंसी को इंडिया के अंदर में। फिर एक्यूरेट डाटा चाहिए होता है लॉजिस्टिक कॉस्ट को लेके, जो उसके अंदर कंपैरिजन होती है, सेटिंग होती है, बेंचमार्क होती है, और फर्दर इम्प्रूवमेंट की यहाँ पर इंडिया में इसकी ज़रूरत है। और इसी वजह से ये हमें समझना था। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट हम चलते हैं जो कि आर्टिकल है एट 14 दार्जिलिंग जू नाउ हैज़ वर्ल्ड लार्जेस्ट नंबर ऑफ स्नो लेपर्ड इन कैपिटिविटी। देखिए क्या बातें की जा रही है, बातें यहाँ पे हो रही है कि दार्जिलिंग का जो एक आपका दार्जिलिंग जू है, जिसका रियल नेम अगर हम जाने तो उसको यहाँ पर पादीनाजा नायडू हिमालयन जियोलॉजिकल पार्क भी बोला जाता है। ये क्या होगा, PNJJP। तो हिमालयन जियोलॉजिकल पार्क, ये जो पादीनाजा जू है, इसके अंदर यहाँ पर एक ग्लोबल सक्सेस इन्होंने अचीव कर लिया। क्यों कर लिया, क्योंकि वर्ल्ड के लार्जेस्ट नंबर यहाँ पर स्नो लेपर्ड मिलते हैं। अब स्नो लेपर्ड कहाँ पे होंगे, जहाँ पर ठंड ज़्यादा होगी, क्योंकि हिमालयन का ये रीजन है और यहाँ पर ठंड है और ये स्नो को बियर कर सकते हैं, इनको ठंड में ही रहना होता है। तो ये यहाँ पर वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा है जो कैपिटिविटी के अंदर है, यानी कि जिनको पकड़ के रखा गया है, वो
वो यहाँ पर इंडिया के अंदर ये बन चुका है। और ये कंजर्वेशन ब्रीडिंग प्रोग्राम जो बहुत पहले यहाँ पर लगभग 40 साल पहले इसको शुरू किया गया था, वो अब यहाँ पर शुरू हो चुका है। वर्ल्ड से रिकॉग्नाइजेशन जो है वो इंडिया को मिल चुकी है। ये अचीवमेंट अननोटिस्ड नहीं गई है। देखिए वर्ल्ड की जो वर्ल्ड एसोसिएशन फॉर जूज एंड एक्वायरम है वाजा, इनकी तरफ से भी यहाँ पर इंडिया के थ्रू सोशल मीडिया पे ऐसी बातें डाली गई, इनको कॉन्ग्रेचुलेट किया गया है। फिर हम देखते हैं कि ये जो स्नो लेपर्ड है इंडिया में टोटल जो है अभी 14, उनमें से 7 यहाँ पर मेल्स हैं एंड 7 यहाँ पर फीमेल्स हैं। तो ये भी हमें देखने को इसमें मिलता है कि टोटल ये 14 है, फिर भी ये बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। हालांकि जो पहला बर्थ हुआ था स्नो लेपर्ड का टोपेडायरा के अंदर, उसके बाद जो टोटल काउंट है अभी ये नए इस साल के यहाँ पर निकल के आए हैं, नए जो टोटल काउंट अभी तक का है वो 77 निकल कर आया है। हालांकि बहुत सारे ऐसे हैं जिनकी नेचुरल कॉज की वजह से डेथ हो गई है या फिर उनको डिफरेंट जो जूस हैं उनके अंदर भेजना पड़ा है, और इसी कारणवश यहाँ पे जो 14 ही ऐसे हैं जो फिलहाल में अभी रह रहे हैं। फिर हम देखते हैं कि अनप्रेसिडेंटेड सक्सेस फैक्टर्स है इसके अंदर, बहुत सारे ऐसे कारण हैं जिनकी वजह से यहाँ पर इनकी सक्सेस ऐसी हुई है। वो क्या क्या कारण है कि जैसे कि जेनेटिक पूल जो है वो थोड़ा अलग है डिफरेंट पार्ट ऑफ कंट्री से, यहाँ पर अलग तरीके के रहते हैं, अलग जीन्स हैं उनका जो पेयरिंग प्रोसेस है उसके लिए भी ध्यान दिया गया है यहाँ पर कि कौन सा जो पेयर होगा किसके साथ वो पेयर बनाएंगे अपना, फिर वो ब्रीड करेंगे, नए बच्चों को जन्म देंगे। इसी के अलावा एक नेचुरल एनवायरनमेंट बनाने की यहाँ पर बहुत बड़ी कोशिश की गई है, जिसकी वजह से इनका सर्वाइवल जो है वो यहाँ पर पॉसिबल हो पाया है। बहुत ही स्ट्रिंजेंट स्टेप अभी तक टेकन लिए गए हैं। 24/7 इनके ऊपर CCTV से सर्वेलियंस रखा जाता है, क्लीनिंग मेजर का बहुत ध्यान रखा जाता है, हेल्थ एंड सेफ्टी के लिए यहाँ पर बहुत सारे मेजर्स को लिया गया है। तो ये सारी चीज़ें इंश्योर करती है कि ये ठीक ठाक यहाँ पर रह सकते हैं। फिर हम देखते हैं कि इनके कुछ कॉन्ट्रीब्यूशन अफेक्ट क्या क्या है, क्या क्या यहाँ पर डाले गए हैं। तो जो बहुत ज़्यादा यहाँ पर कंट्रीब्यूट करता है उनको कंजर्व करने के लिए, इनका संरक्षण करने के लिए क्या होता है, और दूसरे एनिमल्स पे भी देखो, अब इनको जिंदा रखना है तो इनके लिए इनके प्रे को भी जिंदा रखना पड़ेगा, यानी कि जिसके ऊपर ये फीड करते हैं, जो इनका शिकार है। तो इसी वजह से जो अदर एनिमल्स हैं उनके ऊपर भी काम किया जाता है ताकि उनको भी यहाँ पर ठीक से मेंटेन किया जा सके। जैसे कि रेड पांडास भी आप इस जू के अंदर देख पाएंगे। अब ये इंपॉर्टेंट हो जाता है प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से कि ये जो जू है वहाँ पर रेड पांडा मिलते हैं, माउंटेन ओराल्स मिलते हैं यहाँ पर, उसके अलावा फिजेंट्स यहाँ पर मिलेंगे। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी चाहिए कि कौन सा जू है, दार्जिलिंग जू के नाम से जानिए या फिर आप इसको जानिएगा PNHJP। तो ये जो जू है ये आपको याद रहना चाहिए प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। और कंक्लूजन में अगर बात करें तो बहुत अच्छी बात है कि बहुत रिमार्केबल इंडिया के लिए ये रहा है, ये पूरी की पूरी जर्नी रही है। वर्ल्ड का लार्जेस्ट नंबर हमें कैप्टिविटी के अंदर कंट्रीब्यूट कर रहा है, तो ये हमारे लिए एक इंटरनेशनल और नेशनल दोनों ही प्राइड की बात है। बहुत ज़्यादा इसमें प्राउड हमें फील करना चाहिए। नेक्स्ट हम चलते हैं जो कि है इंडिया टू बी ए $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बाय फाइनेंशियल ईयर 28 स्पीचिंग टू सनराइज सेक्टर। देखिए आर्टिकल जो है लिखा गया है यहाँ पर गांधीनगर में इकोनॉमिक ब्यूरो के द्वारा, और ये जो स्पीच दी गई है फाइनेंशियल मिनिस्टर निर्मला सीतारमन द्वारा, जो कि एक सेशन था वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट 2024 का, उसमें ये स्पीच दी गई है। और उस स्पीच को यहाँ पर उसी से यहाँ पर बातें की गई कि कैसे विकसित भारत एक ड्रीम नहीं है बस की एक पॉसिबिलिटी बन चुका है उन्हीं को, और कैसे इंडिया की जो इकोनॉमिक ग्रोथ की जर्नी है वो एक $5 ट्रिलियन इकोनॉमी की तरफ बढ़ रही है। तो इसको थोड़ा ईजी बना के हम पॉइंट वाइज इसको ब्रेक कर लेते हैं, क्योंकि इकोनॉमिक आर्टिकल है, GS पेपर 3 का आर्टिकल है, समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, ऊपर से आपका मेंस में भी पूछा जा सकता है। तो रिसेंटली एक स्टेटमेंट आई थी वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट 2024 से, जहां पर यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन एक्सप्रेस करती है अपना कॉन्फिडेंस, यहाँ पर दिखाती है इंडिया की कि इंडिया जो है बहुत जल्दी यानी कि फाइनेंशियल ईयर 27-28 तक 2027-28 तक यहाँ पर वर्ल्ड की 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बन सकता है, यानी कि इसके अंदर इतना ज़्यादा पैसा हो सकता है। अभी इंडिया के कौन से नंबर पे आता है, 5th नंबर पे आता है, तो 3rd पे आएगा तो कैसे आएगा। देखिए ये जो प्रेडिक्शन है ना, ये इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड द्वारा IMF द्वारा भी की गई है, और उन्होंने बोला है कि $5 ट्रिलियन बिल यहाँ पर बनने की इकोनॉमी की आकांक्षाएं हैं बिल्कुल इंडिया की। अभी फ़िलहाल कितने हैं, अभी हम $3.7 ट्रिलियन पर पहुँच चुके हैं। अगर हम $5 ट्रिलियन बन जाते हैं तो जर्मनी और जापान
दोनों को ही यहाँ पर पीछे छोड़कर तीसरी सबसे वर्ल्ड की जो लार्जेस्ट इकोनॉमी है वो इंडिया बन जाएगा। फिर हम देखते हैं कि ऐसा कैसे हो रहा है। तो जीडीपी के अंदर राइज देखने को मिला। अगर 2022-23 का जो डाटा निकालते हैं तो इंडिया की जीडीपी निकल कर आती है $3.7 ट्रिलियन और ये वर्ल्ड की 5th बन जाती है। तो इसी वजह से जो जीडीपी बढ़ रही है, इसी के कारण आईएमएफ जो है वो अपनी फोरकास्ट दे रहा है कि राइज हो रहा है जीडीपी में, तो ये संभव है। फिर हम देखते हैं कि सनराइज इंडस्ट्रीज एंड एफडीआई, यहाँ पर क्या बातें की जा रही हैं कि सीतारमन ये हाईलाइट कर रहे हैं, हमारे जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं, कि गवर्नमेंट फोकस कर रही है जो एक तो उगते सूरज की तरह सनराइज इंडस्ट्री हैं जो अभी बढ़ रही हैं, जो अभी जन्म ले रही है, उनको हम उठाने पे ध्यान दे रहे हैं। दूसरी बात, जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है यानी कि एफडीआई जो है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की पॉलिसीज़ के ऊपर उसको ईजी बनाना, ताकि देश के दूसरे जो देश के इन्वेस्टर है वो भी यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करें और इंडिया में और ज़्यादा अपना पैसा लगाए और इंडिया उस पैसे का इस्तेमाल करे। तो लगभग अगर आज एफडीआई की बात करें तो इंडिया के पास $919 बिलियन की एफडीआई यहाँ पर पास्ट के 23 सालों से है। तो ये काफ़ी बड़ा एक नंबर हो जाता है। फिर हम देखते हैं कि गुजरात के यहाँ पर ग्रोथ का एग्जाम्पल दिया गया कि कैसे, वैसे तो गुजरात के अंदर जस्ट 5% पॉपुलेशन ही है इंडिया की, लेकिन फिर भी गुजरात एक ऐसी स्टेट है जो लगभग इंडिया की इकोनॉमी में 8.5% का कंट्रीब्यूशन दे रहा है जीडीपी के अंदर। तो ये भी एक ऐसे एग्जाम्पल देखा गया कि कैसे गुजरात के मॉडल पर हमें और जो स्टेट है उनके ऊपर भी काम करना चाहिए। फिर देखते हैं फाइनेंशियल इंक्लूजन के ऊपर ध्यान दिया गया। सीतारमन ने ये भी हाईलाइट किया कि ये जो प्रॉमिसिंग ग्रोथ है, इसी की वजह से ये ग्रोथ तो हो रही है, इसकी वजह से एक फाइनेंशियल इंक्लूजन में भी ग्रोथ होगी और उसके ऊपर गवर्नमेंट काम करे कि अभी इंडिया में लगभग 80% ऐसे पीपल हो चुके हैं, लोग हो चुके हैं जिनके खुद के बैंक अकाउंट्स हैं, जिनके पास बैंक अकाउंट हो चुका है। तो सामूहिकता की यहाँ पर बात हो रही है कि इनका समायोजन करना है फाइनेंशियल इंक्लूजन के अंदर, इकोनॉमी के अंदर, और इसी वजह से जो बैंक अकाउंट थे वो जहाँ पहले 15 करोड़ होते थे 2014 में, वो आज बढ़कर 50 करोड़ तक हो चुके हैं। तो ऐसे यहाँ पर लोग हैं। फिर हम देखते हैं विकसित भारत की बात करें तो विकसित भारत एक ऐसा कंसेप्ट दिया गया है जो नीति आयोग, यानी कि जो हमारा पहले एक्स क्या होता था, एक्स हमारा जो अर्स्टवाइल जो प्लानिंग कमीशन था उसका चेंज करके यहाँ पर नीति आयोग को लाया गया कि अब इसका क्या काम है, नीतियाँ बनानी, यानी कि प्लानिंग ही करनी है कि कैसे इंडिया को डेवलप बनाया जा सके। तो नीति आयोग के जो फिलहाल CEO हैं जो कि हैं BVR सुब्रमण्यम, उन्होंने भी कुछ ऐसी स्टेटमेंट दी और उन्होंने बोला कि आज के टाइम पे ऑप्टिमिज्म है, बिल्कुल एक तरीके से पॉजिटिवली हमें स्टे करना होगा। विकसित भारत एक अब ड्रीम नहीं रह गया, यानी कि डेवलप्ड इंडिया जो है वो सिर्फ अब एक ड्रीम नहीं है, सपना नहीं है, बल्कि हकीकत बनने वाला है, क्योंकि ये जो प्रोजेक्ट होगा विकसित भारत का वो 2047 तक हम लोगों ने टारगेट रखा है कि इंडिया को $30 ट्रिलियन की इकोनॉमी बना देंगे। और अगर ऐसा हो जाता है तो इंडिया ऑटोमेटिकली एक विकसित जो कंट्री है उसके अंदर यहाँ पर अपने पैरों को रख लेगा। फिर हम देखते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर के एक्सपेंशन पे काम चल रहा है। देखिए सुब्रमण्यम जो वो ये भी हाईलाइट करते हैं कि जो बहुत ही एक्सपेंसिव ग्रोथ हो रही है, कैसे फिजिकल एंड डिजिटल दोनों ही यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर पर इंडिया में बहुत एक्सपेंसिवली काम किया जा रहा है। और ये एक ऐसा फैक्टर है ना जो इकोनॉमी की परफॉर्मेंस को बहुत वाइटली यहाँ पर इम्पैक्ट कर रहा है और इंडिया के लिए इसके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट ये होने वाला है। तो बहुत सारे चैलेंजेस हैं, एफर्ट लिए जा रहे हैं विकसित भारत की तरफ में, और हम सभी को ये मानना होगा कि बहुत सारा जो अभी इंडिया की इकोनॉमी है पिछले कुछ टाइम से वो बहुत अच्छे से ग्रो कर रही है। नेक्स्ट हम चलते हैं एक्सप्लेंट पेज पे, जो कि बात कर रहा है ऑर्गन ट्रांसप्लांट एंड वाई दिल्ली हाई कोर्ट हैज़ प्रिस्क्राइब 6 to 8 वीक टाइम लिमिट। देखिए एक स्टोरी है, एक आर्मी के IAF यानी कि जो इंडियन एयरफोर्स है उनके यहाँ पर रिटायर्ड पर्सनल थे और उनको हो जाती है उनकी किडनी में फेलियर। उनकी जब किडनी फेल होती है तो उसके बाद वो हॉस्पिटल में जाते हैं, लेकिन अब हॉस्पिटल में जाने के बाद उनको पता चलता है आर्मी के हॉस्पिटल में कि देखिए रूल कुछ ऐसी बातें करता है, एक एक्ट बना हुआ है। कौन सा एक्ट है? ये जो एक्ट है ये एक्ट है आपका ट्रांसप्लांटेशन ऑफ ह्यूमन ऑर्गन्स एंड टिश्यूज एक्ट 1994। ये एक्ट बोलता है कि आप जो किडनी वगैरह कोई भी जो ऑर्गन लेंगे वो ऑर्गन आपको आपके नियर एंड डियर से ही लेना पड़ेगा, यानी कि एक तो जो आपके क्लोज रिलेटिव है उसमें अंदर कौन कौन आ सकता है, आपकी मदर आ सकती हैं, आपके फादर आ सकते हैं, आपके स्पाउस आ सकते हैं, आपके चिल्ड्रन आ सकते हैं, या तो आप इनसे लेंगे या फिर जो थोड़े बहुत दूर के भी हैं उनसे भी आप ले सकते हो, लेकिन कोई भी मनी के रूप में आप नहीं लेंगे। तीसरी बात,
किसी से भी डेथ से पहले अगर किसी और से ले रहे हैं, आप मान लीजिए किसी और ह्यूमन बीइंग से जिससे आपका कोई रिश्ता नहीं है, तो उनकी मौत से पहले आप उसको नहीं ले सकते। और पैसे का कोई भी यहाँ पर एक्सचेंज नहीं होना चाहिए। अगर आप किसी दूर के डिस्टेंट के अपने रिलेटिव से भी ये चीज़ें ले रहे हैं तो भी वहाँ पर मनी का कोई भी चेंज नहीं होना चाहिए, एक्सचेंज नहीं होना चाहिए। ये यहाँ पर रूल थे। अब इनको समझ में आता है कि उनको नहीं मिल पा रही है कोई भी किन्हीं भी कारणों की वजह से, ये इस चीज़ को लेकर चले जाते हैं हाई कोर्ट के अंदर कि जो लिमिट है वो बहुत कम है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है, मुझे जल्दी से जल्दी कोई चीज़ चाहिए है तो डोनेशन ये होना चाहिए। तो इसी वजह से हाई कोर्ट जो है वो फरवरी में बोलता है कि 2 हफ्तों के अंदर अंदर इनका जो है वो काम कीजिए। लेकिन कुछ समय बाद पता चलता है कि उनकी डेथ हो गई, उनका जो ट्रांसप्लांटेशन था वो नहीं हो पाया। उसी के बाद में अब ये मुकदमा फिर से हाई कोर्ट में जाता है और अब जो दिल्ली का हाई कोर्ट है वो ये बोलता है कि 6 से 8 हफ्ते के अंदर अंदर अगर कोई ट्रांसप्लांटेशन की आपके पास यहाँ पर अर्जी आती है तो उसको आपको पूरा का पूरा प्रोसेस यहाँ पर 6 से 8 हफ्ते के अंदर करना पड़ेगा। या तो आप मना कर दीजिए या बिल्कुल उसको पहले ही करके रखिए। ऐसे लटका के आप किसी को नहीं रख सकते कि आपका ट्रांसप्लांटेशन होगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। दूसरे आर्टिकल की तरफ बढ़ते हैं जो कि है मालदीव्स रो 3 की इश्यूज। देखिए लिखा गया है सुभाजित रॉय के द्वारा और ये पूरा मालदीव के जो मिनिस्टर्स हैं इंडिया के ऊपर प्लस जो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर हैं उन दोनों के ऊपर जो डेरिगेटरी यहाँ पर कमेंट्स किए गए थे, ट्वीट किए गए थे, उनके मुद्दे को उठाते हैं। फिर ये कहते हैं कि क्यों इम्पोर्टेंट है। देखिए अगर हम देखें यहाँ पे कि क्वेश्चन क्या क्या उठते हैं तो सबसे पहले ये है कि क्या स्टेक पे लगा हुआ है। ये जो प्रॉब्लम है ये स्टेक पे क्या लगा हुआ है, इंडिया की इंटरनल सिक्योरिटी, इंडिया की जो रिलेशन बनाए थे हमने इतने सालों के रिलेशन 60 से 1965 में ही यहाँ सबसे पहले हमारे जो पॉलिटिकल टाई है वो मालदीव्स के साथ शुरू हो गई थी और इंडिया के इंटरनल सिक्योरिटीज़ को ध्यान रखते हुए बहुत सारा एड उनको दिया गया। जैसे कि देखिए कितना सारा कि मालदीव्स के लिए इंडिया क्यों ज़रूरी हो जाता है, ये सब कुछ तो स्टेक पे था। मालदीव्स के लिए इंडिया इसीलिए ज़रूरी है क्योंकि इंडिया ने कितनी मदद की है पिछले 60-70 सालों में। हम देख पाएंगे डिफेंस में इंडिया की जो मालदीव्स की जो ट्रेनिंग है, आर्मी है, उसको इंडिया ही उसके 80% जो आर्मी के पर्सोनल हैं उनको इंडिया की तरफ से ट्रेनिंग दी गई है, चाहे वो आइलैंड के ऊपर हो और चाहे वो इंडिया के अंदर हो। फिर एजुकेशन में बात करें तो क्योंकि मालदीव्स के अंदर इतने ज़्यादा एजुकेशन सेक्टर्स नहीं हैं तो इंडिया के अंदर ही जो हायर एजुकेशन होते हैं वहाँ के बहुत सारे जो लोग हैं वो इंडिया में पढ़ने के लिए आते हैं। फिर हम बात करेंगे कि चाइना का इन्फ्लुएंस कितना ज़्यादा, पिछले 15 सालों से चाइना का इन्फ्लुएंस यहाँ पर मालदीव्स में दिखाई दे रहा है जो कि बढ़ता जा रहा है डेली बेसिस पे। फिर हमने यहाँ पर इकोनॉमिक डिपेंडेंस कितनी ज़्यादा, जब भी यहाँ पर मालदीव्स को इम्पोर्टेंट पड़ी है तो हमने उनको इकोनॉमिक एड दी है, चाहे फिर वो कभी भी उनको इम्पोर्टेंस क्यों ना हो, चाहे वो पेंडेमिक की ही बात क्यों ना हो। बीच में उनके पास जब एक बार वाटर क्राइसिस आया था तो भी इंडिया ऐसा सबसे पहली कंट्री थी कि हर बार इंडिया उनको सबसे पहले मदद करवाता है, एड देता है। फिर हम देखेंगे डिजास्टर्स में इंडिया उनकी बहुत हेल्प करता है, सिक्योरिटी प्रोवाइड करवाता है। 1988 के अंदर जब यहाँ पर प्रेसिडेंट को कूप किया जाना था मिलिट्री के द्वारा तो भी इंडिया ने वहाँ पर सिक्योरिटी को प्रोवाइड किया, अपने डिफेंस के जो पर्सोनल है हमारे उनको वहाँ पर भेजा और ये इंडिया इसी वजह से इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है। नेक्स्ट हम चलते हैं जो कि है इनकम वर्सेस प्राइस सपोर्ट, प्राइस डेफिशिएंसी पेमेंट ऑप्शन फॉर एमएसपी। देखिए ये जो आर्टिकल है लिखा गया है एक्सप्लेन पेज पे, इकोनॉमिक्स के लिए है, जीएस पेपर 3 के लिए है ऑब्वियसली। लेकिन हम देखते हैं कि हरीश दामोदरन जी जो है वो एक तरीके से एक अल्टरनेटिव हमें दे रहे हैं। एमएसपी के ऊपर काफ़ी मुद्दा उठ रहा है, हमें पता है कि एमएसपी जो है वो सिर्फ कुछ ही स्टेट्स में बहुत अच्छे से दिया जाता है और कुछ ही यहाँ पर ऐसी होती हैं क्रॉप्स जिनको ये मिलता है। प्रोमिनेंट क्रॉप कौन सी है, शुगर कैन यानी कि गन्ने को जो है वो काफ़ी मिलता है। फिर उसके बाद वीट यानी कि गेहूं को एमएसपी दिया जाता है और राइस यानी कि चावल को यहाँ पर एमएसपी मिलता है या धान को एमएसपी मिलता है। फिर हम देखेंगे कि जो ये एमएसपी है उसके कारणवश जो दूसरे फार्मर्स हैं वो ज़्यादा जो जिन चीज़ों को एमएसपी मिल रहा है सिर्फ उन्हीं को उगाते हैं, जिसकी वजह से कंट्री के अंदर बहुत सारी ऐसी फसलें हैं जैसे कि ऑयल सीड हो सकता है, पल्सेस हो सकती हैं यानी कि दालें हो सकती हैं या जिनसे हम जो खाने के तेल बनते हैं वो उनको बहुत कम उगाया जाता है। सनफ्लावर ऐसी चीज़ों के लिए हमें इम्पोर्ट पर निर्धारित
रहना पड़ता है। जैसे कि 70 से 80% जो इम्पोर्ट होता है इंडिया में खाने वाले तेल का, वो हम बाहर से मंगवा रहे हैं, इंडिया में बना ही नहीं रहे हैं। तो ये प्रॉब्लम है, इन स्थितियों को यहाँ पर सुधारने की ज़रूरत है, क्योंकि न्यूट्रिशन के फैक्टर पे अभी इंडिया को ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। एक टाइप पे हम क्या बात कर रहे थे कि हमें सस्टेनेबल बनना है, बस खुद से हमें खाना बना के खाना है, हमें इतना खाना चाहिए। लेकिन आज वो खाना तो हो गया, लेकिन अब क्या हो रहा है, सीरियल लोग ज़्यादा खा रहे हैं, यानी कि अनाज को ज़्यादा खा रहे हैं। तो न्यूट्रिशन पे उतना ध्यान है नहीं, जिसकी वजह से हेल्थ में फिर हमें प्रॉब्लम दिखाई देती है, हमारी हेल्थ के ऊपर, चाहे वो वुमेंस की हेल्थ में हो, चाहे वो बच्चों की हेल्थ में हो, चिल्ड्रंस में हमें क्यों ना दिखाई देना पड़े कि उनमें भी बहुत सारे, कहीं पर हमें स्टनिंग दिखाई देती है, हाइट उनकी कम होती है वेट से, तो ऐसी प्रॉब्लम्स दिखाई देती ही हैं। कहीं पे हमें वेस्टिंग दिखाई देती है बच्चों में, कि उनका जो वेट होना चाहिए वो वेट है ही नहीं, यानी कि उनको न्यूट्रिशन की कमी है। और अब ये अल्टरनेटिव देते हैं कि और भी तो कुछ हो सकता है ना, जैसे ये एग्जाम्पल देते हैं कि या तो सरकार को क्या करना चाहिए, MSP देने की बजाय सभी के सभी फार्मर्स को यहाँ पर डायरेक्ट मनी ट्रांसफ़र कर देना चाहिए। तो ये जो डायरेक्ट बेनिफिट है, DBT जो होता है, डायरेक्ट बैंक ट्रांसफ़र, ये यहाँ पर होना चाहिए, ताकि उनको मनी का सपोर्ट मिल सके और MSP की जगह पे वो जो फसल वहाँ पर बनाना चाहे उसी को उगा सके। तो ये सिर्फ इनका कहना नहीं है, बल्कि बहुत सारे ऐसे इकोनॉमिस्ट हैं जो इसी बात पर अपने आर्टिकल्स के अंदर यहाँ पर बोले जा रहे हैं कि ऐसा होना चाहिए। फिर ये 2 स्टेट का यहाँ पर गारंटी की बात करते हैं कि कैसे 2 स्टेट, मध्य प्रदेश का एग्जाम्पल देते हैं और हरियाणा का यहाँ पर एग्जाम्पल देते हैं कि ये जो 2 स्टेट है वो MSP को पूरा ना प्रोवाइड करवा के, अब MSP अगर आपको पूरा करवाना है तो क्या होगा, मार्केट सपोर्ट प्राइस ही होता है। अब इसमें आपको या तो गवर्नमेंट के पास 2 ऑप्शन है, या तो गवर्नमेंट सारा का सारा जो भी अनाज है उसको खुद खरीद ले और फिर उसको डिस्ट्रीब्यूट करे, बेचे, दूसरे को बेचे। दूसरा ऑप्शन है कि गवर्नमेंट क्या करे कि जो आपको बैलेंस में, यानी कि आपको जो कमी दिखाई देगी, मान लीजिए यहाँ पे क्या होगा, कोई चीज़ है MSP हमने गेहूं की रख ली है 1100 रुपये पर केजी के हिसाब से, क्विंटल के हिसाब से, फिर हम देखते हैं कि इतने रुपये महंगा ये आना चाहिए, लेकिन मार्केट में इसको खरीद रहे हैं 800 रुपये का। तो अब हम देख पाएंगे कि 300 रुपये की यहाँ पर कमी है। तो अब क्या करेगी गवर्नमेंट, जो बचे हुए 300 रुपये हैं वो यहाँ पर गवर्नमेंट अपनी तरफ से दे देगी और 800 रुपये में जो मार्केट में खरीद रहा है उसको खरीदने देगी। ये मॉडल कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश और हरियाणा दोनों में देखने को मिला है। हालांकि ये सभी के सभी स्टेट में ऐसा नहीं है, और ये जो दूसरी फसलें हैं उनके लिए भी ऐसा यूज्ड होता है। इसी वजह से यहाँ पर बोला गया है अकॉर्डिंग टू ऑथर कि क्यों ना इसी मॉडल को पूरी कंट्री में एक बार यूज़ करके देख लिया जाए। हरियाणा और मध्य प्रदेश में क्यों होता है, क्योंकि वहाँ पे APC की जो मंडी है वो बहुत ही अच्छे तरीके से, इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ पर अच्छे तरीके से बना हुआ है, तो इसी वजह से सभी जो क्रॉप्स हैं उनके ऊपर ये चीज़ काम कर जाती है। तो ऐसा ही कुछ मॉडल यहाँ पर और लेके आना चाहिए। या फिर हमें ये दूसरा क्या ऑप्शन दिया गया, DBT, यानी कि डायरेक्ट बैंक ट्रांसफ़र की तरफ जाना चाहिए, और उसके लिए बहुत सारी स्कीम्स है, पहले ही चलती हैं, जैसे कि PM की किसान सम्मान निधि योजना यहाँ पर चल रही है, जिसमें से 6000 रुपये यहाँ पर एनुअली यहाँ पर फार्मर्स को दिए जाते हैं, तो हर साल इनको मिलते हैं। उसी को बढ़ा दीजिए, उसी में आप MSP का सपोर्ट जो प्राइस है उसी को उनको डायरेक्ट देने लग जाइए बैंक के अंदर। तो ऐसा भी हो सकता है, और यही यहाँ पर एज ए MSP की तरफ से दिया गया है। चलिए नेक्स्ट हम चलते हैं, जो कि है हाउ रिपब्लिक डे टेबलॉग्स आर सिलेक्टेड। सबसे पहले टेबलॉग्स क्या होते हैं, झांकी, जो आप झांकियाँ देखते हैं वो कैसे सिलेक्ट होती हैं उसके बारे में बताया गया है। रिपब्लिक डे अभी आने वाला है, 26 जनवरी को है, तो हम देखेंगे कि सेंटर ने और कुछ 4 अपोजिशन रूल्ड जो स्टेट है, जिसमें दिल्ली, कर्नाटका, पंजाब एंड वेस्ट बंगाल है, उनको यहाँ पर रिजेक्शन कर दिया है टेबलॉग्स प्रपोजल के लिए। उन्होंने जो टेबलॉग्स प्रोपोर्शनल दिया था कि हमें भी अपनी झांकी दिखानी है, उसको रिजेक्ट कर दिया है। तो इसीलिए कह रहे हैं कि सिलेक्शन का प्रोसेस क्या होता है। देखिए हर साल जो एक स्टेट होती है, यूनियन टेरिटरीज होती है, उनके सेंट्रल मिनिस्टर, उनके डिपार्टमेंट जो है वो प्रपोजल को भेजते हैं रिपब्लिक डे की झांकी के लिए, टेबलॉग्स के लिए, और ये प्रपोजल जो है उनको एवेल्युएट किया जाता है। सबसे पहले आर्ट एंड कल्चर का जो डिपार्टमेंट है उसकी फील्ड में, दूसरा यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ जो डिफेंस है वो यहाँ पर चार्ज लेती है पूरे के पूरे इवेंट का, तो वो भी इसको देखती है। सबसे पहले स्टेज 1 आती है, जिसमें असेसमेंट किया जाता है इनिशियल प्रपोजल का। ये जो प्रपोजल आपको सबसे पहले दिया गया, उसके डिज़ाइन के स्केचेस क्या है, यहाँ पर उन सारी चीज़ों के ऊपर यहाँ पर ध्यान दिया जाता है। स्टेज 2 जो आएगी उसमें असेसमेंट किया जाएगा 3D मॉडल्स में। देखिए सबसे पहले आपने क्या किया कि जो ठीक है स्केचेस वगैरह जो थे 2D मॉडल के अंदर, उन सारी चीज़ों को देख लिया कि ठीक है, फिर हम 3D में उसको बनाएंगे, आप उसको दिखाएंगे, तब जाकर उसको राउंड मिलेगा। इसमें भी जो फाइनल होगा उसको 5-6 बार मीटिंग्स के अंदर यहाँ पर राउंड अप होगा, और
जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है वो 5-6 बार इनको जांचेंगी और उसके बाद बताएंगे कि इसमें क्या मॉडिफिकेशन करना है, क्या यहाँ पर बदलाव लेके आना है। और मॉडिफिकेशन अगर नहीं किए जाते हैं रिस्पेक्टिव स्टेट के द्वारा तो उसको रिजेक्ट भी किया जा सकता है या कर देते हैं 5-6 बार होने के बाद भी। फिर कहते हैं कि सिलेक्शन का बेसिस क्या है। सिलेक्शन जो है वो बहुत सारे फैक्टर्स के ऊपर यहाँ पर डिपेंड करता है, जैसे कि विजुअल अपील कैसी है, क्या वो अच्छे से दिख पा रहा है, नहीं दिख पा रहा है, उसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा मास के ऊपर, लोगों के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, आइडिया क्या है बिहाइंड द टैबलेट्स, जो टैबलेट्स आप जो झांकियाँ आप दिखा रहे हैं उसके पीछे का आइडिया क्या है, विचार क्या है, डिग्री क्या होगी वो भी यहाँ पे होगी, म्यूज़िक क्या कॉम्पिनाई करने वाला है उसके साथ में, लोकल आर्टिस्ट का यूज़ किया गया है या नहीं किया गया है, तो इन सारी चीज़ों की यहाँ पर बातें की जाती हैं। उसके बाद हम देखें कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस जो है वो और भी 3 यहाँ पर ब्रॉड थीम है जिसके यहाँ पर सेलिब्रेशन बनाते हैं। पहला प्रपोजल, जैसे आज की थीम क्या है, डेवलप्ड भारत, यानी कि इस साल क्या होगा, विकसित भारत की तरफ यहाँ पर प्रपोजल की तरफ देखा जाएगा। दूसरा हम देखेंगे भारत लोकतंत्र की मातृका, यानी कि इंडिया द मदर ऑफ डेमोक्रेसी, यानी कि लोकतंत्र जो है उसकी माता भारत की तरह है। फिर सोर्सेज ने बताया कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस जो है वो पंजाब एंड वेस्ट बंगाल के आइडियाज़ को भी रिजेक्ट कर चुकी है, क्योंकि जो इस साल की ब्रॉड थीम है, यानी कि जो थीम आपको दी गई थी उसी के साथ में रहते हुए आपको यहाँ पर झांकी बनानी थी, लेकिन वो उस थीम से मिलती जुलती नहीं थी, इसी वजह से उसको ऑलरेडी यहाँ पर रिजेक्ट कर दिया गया है। और यहीं पे आज का हमारा जो न्यूज़पेपर है वो ख़त्म हो जाता है। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। अभी तक जो भी बना हुआ है पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर द हिंदू न्यूज़पेपर का एक्सप्लेनेशन भी देखना चाहते हैं, यूपीएससी के लिए कुछ भी नहीं छोड़ना चाहते हो करंट अफेयर के अंदर, तो आप चले जाइए वहाँ पर, मेरे चैनल के ऊपर आपको वो भी मिल जाएगा। थैंक यू सो मच।